हिंदी साहित्य से एमए कर रहे प्रिय विद्यार्थियों, हम रेणु फणीश्वर नाथ को विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं और अध्ययन करते हुए रेणु के साहित्य, कथा साहित्य, विशेषकर उपन्यास साहित्य पर केंद्रित हुए। हमने सुना परती परिकथा और मैला आंचल दोनों उपन्यास उस समय के किसानों में, गांवों में किस तरह से नव निर्माण का बिगुल बजाते हैं। इस अर्थ में ये रचनाकार अपनी अहम भूमिका निभाता है और अगर इनकी किसी से तुलना संभव है तो एकमात्र प्रेमचंद है और प्रेमचंद से भी आगे के रचनाकार कहलाते हैं, इसलिए कि नव निर्माण के प्रश्नों से सीधे टकराते हैं। गांव की जब बात आती है तो ये मुक्त भाव से उसका वर्णन नहीं करते बल्कि यथार्थ चित्रण करते हैं। वो प्रेमचंद के यहाँ आदर्शवाद रहा है। मैला आंचल हो या परती परिकथा या उनकी कोई भी रचनाएं, वे आदर्शवाद की बात नहीं करते बल्कि सीधे यथार्थवाद वहाँ दिखाई देता है और गांव को जिस तरह से वो उभारते हैं, वहाँ के प्रश्नों से टकराते हैं, ये उनकी खासियत रही है। गांव का निर्माण में भू आंदोलन, जमींदारी प्रथा के विरोध में जमीन जिसकी जो जोते, ये नारा आपने जिस तरह से लगाया उससे गाँव में तब्दीली आती है, चेतना जगती है और आम किसान और जमींदार के बीच टकराहट होती है। लेकिन रेणु ने एक जमीनी सवाल उठाया कि गांव को जिस तरह से सीधा साधा भोला भाला किसान कहते हैं, वे वहाँ उतनी ही समस्याओं से ग्रस्त है। कई पेचीदगियाँ हैं और पेचीदगियाँ तब समझ में आती है जब आप रेणु को मैला आंचल या परती परिकथा को पढ़ते हैं। उन्होंने जैसे एक सवाल को उठाया कि जाति किस कदर हर व्यक्ति के अंदर बैठी हुई है, ये आप ठीक से पहचान सकते हैं। इस तरह से जाति वाले सवाल को प्रेमचंद ने भी नहीं उठाया था। और पंचायती राज की शुरुआत जो की जाती है, इससे गांव तक राजनीति पहुंचती है, लेकिन वो एक यथार्थ बताते हैं कि गांव ही है और गांव की समस्या वहीं रह जाती है। भू आंदोलन भी हुए, जमींदारी प्रथा खत्म करने का नारा ही चला, लेकिन जो राजनीतिक नेता थे वो अपनी रोटियां सेकने लगे थे और किस तरह से रोटियां सेकते रहे ये दिखाया जाता है। हम देखेंगे, आपके पाठ्यक्रम में चलती है कहानी तीसरी कसम। तीसरी कसम के बारे में इतना समझ लें कि इस कहानी पर फिल्म बन चुकी है और फिल्म के जो संवाद लिखे हैं स्वयं रेणु ने लिखे हैं। इसके बाद आगे चल कर के इस पे नाट्य रूपांतरण किया गया और ये काम पुंज प्रकाश ने किया। और हाल ही में भगवत रावत ने इस लंबी कहानी पर लंबी कविता लिखी है और कविता का नाम था सुनो ही रामन। फिल्म जिसने बनाई वे थे शैलेंद्र। और आप ये देखेंगे
कि इस कहानी के कितने रूप हैं, कितने रंग हैं। यानी हर माध्यम से इस कहानी को रूपांतरित किया गया है। भगवत रावत जब सुनो हीरामन लिखते हैं तो इस कहानी में हीरामन और हीराबाई दोनों पात्र होते हैं, बल्कि जिस तरह से फिल्म में कुछ पात्र ऐसे भी हैं जो दूसरी कहानी, रसवंती कहानी, उसका पात्र भी ले लिया गया है। इस तरह से फिल्मांकन किया गया है। जबकि तीसरी कसम में किसी भी तरह से जमींदार नहीं दिखाई देता, लेकिन फिल्म में एक जमींदार भी दिखाया गया है। इस तरह से ये फिल्म माध्यम अपनी ही तरह से फिल्मांकन करता है। तो कविता के रूपांतरण में कुछ चीज़ें ली जाती है, इम्प्रेशन लिया जाता है, भाव लिया जाता है, और इस तरह से आप तीसरी कसम को 4 माध्यम से पढ़ सकते हैं। जैसे एक पंक्ति आती है कविता की, हीरामन भाई आंखों में लिए लिए फिरते रहे सूरत हीराबाई की। नाट्य मंचन, और नाट्य मंचन में संपादात्मकता होती है, संवादों में, और फिर उसमें किस तरह से यहाँ पर भी कुछ पात्र बढ़ाए जाते हैं। यूँ कह सकते हैं कि फिल्म का जो रूप होता है उसमें अलग अलग माध्यम अपनाए जाते हैं। आप ये समझ सकते हैं कि कहानी को 4 रूपों में देख व सुन समझ सकते हैं। ये इसलिए हुआ कि तीसरी कसम कहानी माध्यम से एक ऐसा महान रचना जो बन गई है, उसको आज भी कथाकार, कवि, फिल्मकार फिल्माना चाह रहे हैं। मैला आंचल की कई तरह से खासियत रही है। मैला आंचल से आंचलिक उपन्यासों की शुरुआत होती है, और मैला आंचल ऐसा उपन्यास है जो मील का पत्थर बन जाता है। और जिस भू आंदोलन की बात कर रहे हैं, जमीन जिसकी जो जोते, उसमें जाति की जो बात की है तो इसमें 3 ग्रुप गांव के बन जाते हैं, टोले बन जाते हैं। उन 3-4 टोलों में ब्राह्मण टोला, यादव टोला, राजपूत टोला, कायस्थ टोला, इसके अलावा भी गांव से बाहर आदिवासी संताल रहते हैं। गांव में जो भी परिवर्तन आता है, संतालों को उससे मतलब नहीं। उनको जमीन जो भू आंदोलन के द्वारा या जमींदारी प्रथा खत्म होने के बाद की गई, उस जमीन को लेकर के उनमें चेतना जागृत होती है। इसी तरह से परती परिकथा इसी पर आधारित कहानी नहीं, उपन्यास है, जिसका मर्म निकल के आता है कि काश्तकार के खिलाफ हो जाते हैं, क्योंकि छोटा किसान, बड़ा किसान अक्सर उसी नियम के तहत कि बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, भोजन बना लेती है। ये प्राकृतिक नियम गाँवों में दिखाई देता है, आज भी दिखाई देता है कि छोटा किसान अक्सर बड़े किसान का ग्रास बन जाता है, निवाला बन जाता है, और ये प्रक्रिया आज भी जारी है, बावजूद इसके कि देश आज़ाद हो रहा है। तो इस तरह से जो नवनिर्माण की शुरुआत हुई थी देश की आज़ादी के साथ, नेहरू जी ने बड़ा नारा लगाया था कि ये आज के मंदिर है, उद्योग और डैम, तालाब, लेकिन ये सुधार अंततः किसान तक, गांव तक ठीक से नहीं पहुंच पाता है, बल्कि बड़े बड़े किसान उसका फ़ायदा ज़रूर उठाते हैं। इसलिए वो इस सुधार प्रक्रिया को अधूरी बताते हैं।